2021 था, उनमें उसी दौरान हमारे कुछ चार्टर ऑफ डिमांड्स थे, कुछ में वफाकी हुकूमत ने हमारे डिमांड को इशूज़ को समझते हुए कुछ हमारे लिए मुलाजमीन में डिस्पैरिटी ख़त्म करने के लिए डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के नाम पे हमें एक अलाउंस दिया था। इसके ऊपर भी हम आगे तज़किरा करने जा रहे हैं और बहुत सारे हमारे डिमांड्स हैं। उस हवाले से मौका 25 मई 2022 11 बजे दिन गिलगित के एक मुकामी होटल में ऑनलाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान का एक अहम मुशावरती इजलास ज़ेर सदारत हाजी इजलाल हुसैन साहब, लाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन सदर की हैसियत से मुनक़िद हुआ। इजलास में लाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के मरकज़ी सूबाई अहदेदारान समेत तमाम अज़ला के सदूर, जनरल सेक्रेटरीज, मुख्तलिफ अहदेदारान और तमाम डिपार्टमेंट्स के तंजीमों के सदर, जनरल सेक्रेटरीज और अहम अहदेदारान ने हिस्सा लिया। इजलास में तवील गौर व खोज, बहस और तमहीज़ और मुशावरत और इत्तफ़ाक़ राय से दर्ज ज़ैल करारदाद मंजूर किए गए हैं। इजलास में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीर ख़ज़ाना गिलगित बल्तिस्तान से पुरज़ोर अपील करती है कि 10 फरवरी 2022 को साबिक़ वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाज़मीन को 15% DRA देने का नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी मुलाज़मीन को वफाकी जबकि तमाम मुतल्लिक़ा सूबों को सूबाई हुकूमतें अदा करेंगी। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान के चारों सूबों ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया ताकि ताहम 4 माह का अरसा गुजरने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान में ताहाल नोटिफिकेशन का इजरा न होने से सरकारी मुलाज़मीन में सख्त तशवीश और एहसास से महरूमी पाई जा रही है। लिहाजा फिलफौर 15% DRA का नोटिफिकेशन जारी करके सरकारी मुलाज़मीन की बेचैनी को ख़त्म कर दिया जाए। 10 फरवरी 2022 को DRA के साथ मुलाज़मीन का देरीना मसला टाइम स्केल अपग्रेडेशन के मुतालबे को भी मंजूर किया गया था, जिस पर ताहाल गिलगित बल्तिस्तान में अमल दरामद नहीं हो सका। लिहाजा मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान के मुलाज़मीन के लिए टाइम स्केल अपग्रेडेशन की मंजूरी दी जाए। मुलाज़मीन के जायज़ हुकूक की हुसूली के लिए आईनी और कानूनी तौर पर एहतजाज करने वाले कायदीन के खिलाफ मुकदमात बनाए गए और कायदीन को सज़ा के तौर पर दूर व दराज इलाकों में पोस्टिंग ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो कि सरासर इंतकामी कार्रवाई है। मुतालबा है कि लाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के सूबाई क़यादत के खिलाफ तमाम केसेस ख़त्म किए जाएँ और पोस्टिंग ट्रांसफ़र के आर्डर को कैंसिल किया जाए। इस हवाले से आज पूरे गिलगित बल्तिस्तान से हमने तमाम जो हमारे बॉडीज़ हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो सदूर हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, उनको दावत दी थी और गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, उनके एसोसिएशंस हैं, उनके सदूर और जनरल सेक्रेटरीज की हमने मीटिंग बुलाई थी, जनरल बॉडी मीटिंग के नाम पे, जिस पे हमने एक एजेंडा रखा था वही कि हमारा टाइम स्केल और अपग्रेडेशन वाला नोटिफिकेशन हो। हमारा जो 15% का जो नोटिफिकेशन वफाक में हुआ है वो गिलगित बल्तिस्तान में हो। तो उसके साथ फिर लास्ट में हमारा ये था कि जो कायदीन हम जो लाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के कायदीन हैं, जिन्होंने पिछले हमारे DRA के लिए एहतजाज किया था और DRA हमें मिल भी चुकी थी, बाद में विक्टिमाइजेशन का शिकार हुए और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर उनके ऑफिसेज भी नहीं हैं, उन एरियाज़ में उनकी ट्रांसफरी हो गई। इवन मेरा गांचे में हुआ जहाँ पर मेरी ऑफिस है भी नहीं, और सदर साहब को दियामर भिजवाया गया और ताहाल उसको सस्पेंड करके अभी तक रखा हुआ है और हम अदालतों का इस टाइम चक्कर लगा रहे हैं, 3-4 केसेस हम लड़ रहे हैं। हमारा डिमांड ये है कि एसोसिएशन बनाना एक आईनी और कानूनी हक है हमारा, और मुलाजिम अपने इश्यूज़ को अपने इलेक्टेड मेंबरान और अपने ब्यूरोक्रेसी तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए एक एसोसिएशन का क़याम अमल में लाता है, ताकि वो सबकी आवाज़ बने, सबकी आवाज़ बनकर
हुक्काम बाला तक अपनी आवाज़ पहुँचे। आज इस मीटिंग में हमारी जो करारदाद पेश हुई है उसको मैंने आप सबके सामने रखा है। इस करारदाद के सिलसिले में तमाम सुदूर, तमाम जनरल बॉडी के मेंबर्स और मेरे जितने भी गिलगित बल्तिस्तान के एसोसिएशंस के जो सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज थे, उनके आपस का मुत्तफ़िका फैसला जो हुआ और लास्ट फैसला जो हमारे सदर साहब कर रहे थे, तो सदर साहब को मैं दावत देती हूँ कि आप फर्दर इस जो आपने जनरल बॉडी का मीटिंग था उसके इजलास की आपने सदारत की है और इसमें जो फैसले हुए हैं और आइंदा का लाइहा अमल क्या है उस पर ज़्यादा तफसीर आप फिर अपने इजहार राय करेंगे। सदर साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं प्रेस क्लब के सदर बालासी साहब, शिगरी साहब, रशीद साहब और तमाम सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम अपनी आवाज़ को पूरी भी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पूरे पाकिस्तान लेवल पे ये आवाज़ जाएगी और हमारी आवाज़ पे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं वो इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं कि वो इसके ऊपर सुनवाई भी करेंगे। तो सहाफ़ी हज़रात जो हैं हमारे कौमी सरमाया है, ये किसी भी इलाके के मतलब वो पिलर्स होते हैं जिनके ज़रिए हम अपनी आवाज़ को दूर दराज के इलाकों तक पहुँचा सकते हैं और कम बाला तक पहुँचा सकते हैं। सबसे पहली बात, हम मुलाजिम हैं, हम स्टेट के मुलाजिम हैं और स्टेट के मुलाजिम होने के नाते अपने हुकूक के लिए अगर हम प्रोटेक्शन करें लीगली तौर पर ये हमारा हक बनता है। हमें कानून इसकी इजाज़त देता है कि हम लीगल तौर पर इसको प्रोटेस्ट करें और हुक्म वाला से हम अपने हुकूक को हासिल करें। अब यहाँ पे ये DRA डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से मैं बात करता चलूँ। जैसे 3 जून को यहाँ पे एक बहुत बड़ा धरना हुआ, वो धरना इसलिए वजूद में आया कि हमारे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के कायदीन और मुलाजमीन की बात को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने नहीं सुनी। बार बार उनको बावर कराने के बावजूद यानी वो टस से मस नहीं हुए, जिसकी वजह से वो धरना हमारे वजूद में आया और उसी के सिलसिले में हमें प्रीवियसली 25% DRA अलाउंस दे दिया गया। अब फिर हमने वहाँ पे इस्लामाबाद में रहमान अली बाजवा साहब के ज़ेर क़यादत वहाँ पे एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। तो इसी तरह एक नोटिफिकेशन हमारे गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर को भी पहुँचा और यहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी दिया। इस हवाले से हम चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहा, चीफ सेक्रेटरी से हमारी मुलाकात हो गई, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब के दरवाजे 3 जून के बाद ताहाल ऑल लाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन के कायदीन और मुलाजमीन के लिए बंद रहे, जिसकी वजह से हम उससे मुलाकात नहीं कर सके। तो ये अंदर की क्या बात है इस हवाले से हमें कोई इल्म नहीं है। बाखबर ज़राए से मालूम होता है कि कुछ ब्यूरोक्रेसी की चाल है कि उसको भरगलाया जाता है। मैं इस हवाले से सीएम साहब से इंतहाई मुदवाना गुजारिश करूँगा कि भाई आप एक पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अगर आप भी छोटे छोटे मुद्दे से मुलाजमीन के बहकावे में आएंगे तो मेरे ख्याल में स्टेट की मशीनरी चलना बड़ी मुश्किल है। चीफ सेक्रेटरी साहब से हमने मुलाकात की, चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारी फाइल को देखा
اور باضابطہ طور پر اس نے فائنانس منسٹر کو اپنے ریکمنڈیشن دے دیے کہ امیڈیٹلی اس فائل کو اس کے حوالے سے مجھے پروگریس دے دیں. ہم بعد میں فائنانس سیکرٹری صاحب سے ملے. فائنانس سیکرٹری صاحب نے اپنے سبارڈینیٹ کو لکھا جیسے ہمارے آفیشیل پروسیجر ہوتا ہے, اسی پروسیجر کے تحت بعد میں سپیک لکھا. پھر اس سے مطلب اس نے سپیک بھی کیا. اب وہ فائل اسی طرح کوئی 2 مہینے تک مطلب اپنا فائنانس سیکرٹری کے دفتر میں رہی. بعد میں اپنے تمام قانونی کارروائی کرنے کے بعد اس فائل کو چیف منسٹر فائنانس منسٹر گلگت بلتستان جناب منوا صاحب کی ٹیبل پر لا کے رکھ دیا تھا. تو منوا صاحب نے اس فائل کے اوپر ورک کیا یا نہیں کیا اس کے حوالے سے ہمیں کوئی علم نہیں ہے. بہر صورت اسی اسنا میں مجھے یہاں پہ چیف منسٹر آفس میں سیکرٹری صاحب نے بلایا. بلانے کے بعد مجھے کہا کہ آپ کے فائل کے اوپر آپ کے سامنے ورک کرنے کے لیے ہم نے آپ کو بلایا ہے تاکہ کوئی شکوک و شبہات نہ رہے. میں وہاں گیا. وہاں پہ سیکرٹری صاحب نے میرے سامنے جناب منوا صاحب کو بھی فون کیا, سیکرٹری فائنانس کو بھی فون کیا, اور جو کنسرنز تھے وہاں پر فائنانس کمیٹی کے ان ساروں کو فون کرنے کے بعد کہا کہ چیف منسٹر کے ڈائریکٹیوز ہیں تو آج رات اس فائل کو نپٹا کے یہ ڈی آئی اے کا مسئلہ حل کریں. تو اس پہ میں مطمئن رہا چونکہ ساری کارروائی میرے سامنے ہوئی تھی. تو ہم لوگ زبانوں کے اوپر اعتبار کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کچھ کہا جائے اور دل میں کچھ رکھا جائے, تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. الحمدللہ آج تک کوشش کی ہے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو کہ کسی سے وعدہ کریں اور وعدہ خلافی کریں. بہر صورت پھر اس کے بعد میرے کچھ مہمان آ گئے تھے وہاں سے. وہ راستے میں مجھے سیکرٹری صاحب نے واٹس ایپ کر دیا کہ بھائی مبارک ہو آپ کو کہ آپ کی سمری جو ہے چیف منسٹر گلگت بلتستان نے اپروو کی ہے. اس پہ ہم نے فیس بک میں باضابطہ طور پر چیف منسٹر کا شکریہ بھی ادا کیا اور امکان ظاہر کیا کہ 1-2 دن کے بعد چیف منسٹر جو ہے گلگت بلتستان اس کا باضابطہ جو ہے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا نوٹیفیکیشن بھی کرے گا. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ منوا صاحب نے ایک بے بنیاد آبجیکشن کو بنیاد بنا کر ہماری فائل کو تاحال زیر التوا میں رکھا ہے. اب بھی فائل اسی کے پاس ہے, اسی کے کورٹ میں ہے, اور اس کے اوپر منوا صاحب سے ہم نے ملاقات کرنے کی کوشش کی. اس کے آفس کے دروازے پہ پہنچے, اس سے ہم نے ٹائم مانگا. منوا صاحب نے کہا کہ میں میٹنگ میں ہوں, اپنی لوکیشن نہیں بتایا. بہر صورت اسی اسنا میں منوا صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد چلے گئے. میرے فون پر منوا صاحب سے میری بات ہو گئی. میں نے کہا کہ سر آپ فائل جو ہے اس کو کیوں نہیں نمٹاتے ہیں, یہ 55,000 ملازمین کا مسئلہ ہے. اس کو ہم نے اسلام آباد سے اس کو اپروو کروایا ہے اور بڑی محنت کی ہے اس کے اوپر. آپ مہربانی کر کے جیسے منوا صاحب نے واقعی جو پہلے 25% کی ہماری فائل تھی اس نے اس کو ایڈیشنل ایجنڈے میں رکھ کے بڑی ہمدردی کی ہمارے ساتھ. تو ہم خوش تھے کہ منوا صاحب جو ہے 15% کی فائل کو بھی اسی طریقے سے نمٹائی تھی. تاحال ملاقاتیں بھی تمام منسٹروں سے ملاقاتوں کی کوشش کی. ہر منسٹر کے پاس ہم ملے, مشتاق صاحب سے ملے, شمس الدین صاحب سے ہم نے اس حوالے سے بات کی, اور بہت سے منسٹر جو ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی. یقین دہانی کی حد تک تمام منسٹروں نے ہمیں یقین دہانی کرائی, لیکن ہمیں اس معاملے میں نہ آن بورڈ دیا گیا اور نہ ہی اس حوالے سے آج تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. اسی وجہ سے ہم نے آج 25 مئی کو اپنے جنرل باڈی کا اجلاس جو ہے یہاں پہ بلایا, جس میں الحمدللہ ہمارے گلگت بلتستان کے تمام صدور, جنرل سیکرٹری صاحبان اور جنرل باڈی کے ممبران
ہزاروں کی تعداد وہاں پہ موجود تھی، اور آپس میں مشاورت کے بعد سارے ساتھیوں نے یونانیمسلی اس کا فیصلہ دے دیا کہ بھائی ہم 31 تاریخ تک جو ہے حکومت کو ڈیڈ لائن دے دیں گے کہ اس 31 تاریخ تک حکومت جو ہے ہمارے ان گزارشات کے اوپر غور کر لیں اور فوراً مطلب ڈی آر اے کا نوٹیفیکیشن کا اجرا کریں، اور اس 31 تاریخ تک کل سے تمام دفاتر کے اندر کالی پٹیاں پہن کے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں گے۔ 31 تاریخ کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد اگر پروونشل گورنمنٹ ہمارے مطالبات کے اوپر ہمارے مطالبات کو منوان تسلیم کرتے ہوئے اور وفاق کے حکم نامے کو تسلیم کرتے ہوئے، یہ حکم نامہ کوئی معمولی حکم نامہ نہیں ہے، اس میں آپ کو بتاتا چلوں اس وقت گلگت بلتستان کے اندر تحریک انصافی حکومت ہے، سی ایم خالد خورشید صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے دائیں بازو ہیں، اس وقت بھی وہ احتجاج کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ تو عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے ہمارے اوپر مہربانی کی، اور اس کا ایک کمال یہ تھا کہ آج تک کسی چیف منسٹر پرائم منسٹر کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ ملازمین کے درمیان ڈسکریمنیشن کہاں پائی جاتی ہے، ان کے سیلریز میں ڈسپیرٹی کہاں پائی جاتی ہے، اس کا ادراک آج تک کسی وزیر اعظم نے نہیں کر سکا۔ جس کو مرضی آئی ان کی تنخواہوں کو بڑھا دیا، اور جناب علی ان کو مراد سے نوازا گیا، اور جنہیں مرضی آ گئی ان ملازمین کو دیوار سے لگا دیا گیا۔ تو یہ ایک انتہائی جو کھلواڑ ہو رہا ہے ہمارے آن لائن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کے ساتھ، کہ ان کو اچھوت سمجھا گیا۔ حالانکہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جو آرڈر ہے، حکم نامہ ہے، اس کے مطابق عدلیہ، سیکریٹریٹ اور جو بھی مطلب یعنی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ملازمین یکساں اور اسی پر عمران خان صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، جس نے پہلی مرتبہ، اگر یہ تاریخ میں لکھا جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا، کیونکہ ڈی آر اے کہتے ہیں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، یہ الاؤنس پاکستان لیول پر پہلی مرتبہ متعارف ہوا۔ آج تک کسی کے سیلری سلپ میں یہ مطلب یعنی الاؤنس اریز نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب، علی محمد خان صاحب، اور پھر شیخ رشید صاحب اور پرویز خان کھٹک صاحب، ان کی کمیٹی تھی تینوں کی، جنہوں نے اپنے سفارشات جناب ایکس وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے پیش کیا۔ عمران خان صاحب نے اس پہ بڑی حیرانگی بھی ظاہر کی کہ پاکستان کے اداروں کے سرکاری اداروں کے اندر ان ملازمین کی تنخواہوں میں اتنی بڑی ڈسپیرٹی پائی جائے۔ بھائی کوئی ایسا میکنزم تیار کرو کہ جن کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوا ہے، جن کے تنخواہوں میں ڈسپیرٹی ہے، وہ اس نے پے اینڈ پینشن کمیٹی کے نام سے کمیٹی مقرر کی، اور لاسٹلی انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے یہاں سیلریز پہ جو ہے وہ ڈسپیرٹی پائی جاتی ہے، اس کا نام بھی وہاں پر مطلب یعنی منتخب کیا گیا کہ یہ ڈی آر اے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس آن لائن ڈپارٹمنٹ، یہ 55,000 ملازمین جو گلگت کے اندر ہیں ان کو یہ دے دیا جائے، اور ان کو ہی انٹائٹل قرار دیا کیونکہ ان کی تنخواہیں کم تھی۔ سیکریٹریٹ کو اس سے مستثنا قرار دیا گیا، عدلیہ کو اس سے مستثنا قرار دیا گیا، اور دوسرے مطلب ادارے جو تھے ان کو جن کی تنخواہیں 100% تھی ان کو مستثنا قرار دے کے یہ ڈی آر اے ہمیں دیا۔ تو تمام تر کاوشوں کے باوجود ہم چیف منسٹر سے ریکویسٹ کرنے جاتے ہیں، تو عمران خان صاحب کا دایاں بازو ہونے کے ناطے آج بھی ایجوکیشن میں وہاں پر موجود ہے، تو ہم اس پہ حیران ہیں کہ صوبہ بلوچستان کا چیف منسٹر اور کے پی کے کا چیف منسٹر وفاق کے اندر پی ایم خود ہیں، وہاں پہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس 1 مئی 2022 سے ود ایریر کے ساتھ نوٹیفیکیشن کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارا سی ایم
तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा सपोर्टर और इमरान खान साहब का दाएं बाजू होने के नाते 4 महीने हो रहे हैं, 4 महीने होने के बावजूद ये नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इमरान खान के डायरेक्टिव से मुनहरिफ है। लाजमी बात है कि ये इमरान खान के डायरेक्टिव से मुनहरिफ है। जब ये मुनहरिफ है तो वहाँ एजुकेशन में जाने की जरूरत क्या है, जब आप उसकी बात नहीं मानते। मुल्क के 3 सूबे उसके मतलब यानी बातों को उसके डायरेक्टिव को मिलमान तस्लीम करते हुए नोटिफिकेशन जारी करते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान का वही सूबा है जिस सूबे के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव खालिद खुर्शीद साहब हैं। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है। इस वजह से बच्चा जब रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं देती है। इसी मज़दाक पे आज हमने अपनी जनरल बॉडी का इजलास बुलाकर बाज़ाबिता तौर पर हमने डेडलाइन दी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को 31 जून तक, और 31 जून आने तक हम काली पट्टियां पहन के दफ्तरों के अंदर एहतिजाज 31 मई तक। तो इससे भी अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट होश के नाखून नहीं लेगी और नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी तो बाज़ाबिता तौर पर हम अपने कैबिनेट का इजलास बुलाकर, क्योंकि फैसला हमारे तमाम जीबी के कायदीन ने दे दिया है, सुदूर ने दे दिया है, इसी को बेस बनाकर हम अपनी कैबिनेट में बाज़ाबिता धरने की तरफ जाने का फैसला करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हाजी साहब, यहाँ पे आपसे आपकी जो पिछला जो धरना था उसमें आपसे वादे वईद भी किए गए, आपने काफ़ी सख्तियाँ भी उधर बर्दाश्त की, आंसू गैस तक के जो है वो शेल खाए, और अब यहाँ की सूबाई हुकूमत अपने मुतालबात के मनाने के लिए जो है वफाक में है, तो आप समझते हैं कि वो आपके मुतालबात पे कोई काम धरेंगे? ये एजुकेशन जो है, आज मैंने जैसे अर्ज किया यहाँ पे खालिद खुर्शीद साहब को एजुकेशन के लिए वो हम भी इंतजार करते हैं कि वहाँ एजुकेशन से ये फारिग हो जाएंगे। उम्मीद है कि 31 तारीख से पहले यहाँ आएंगे। अगर यहाँ आके वो हमारे इन मामलों के ऊपर गौर नहीं करेंगे तो एक और एजुकेशन यहाँ पे सीएम हाउस के बाहर होगा, और वो इंशाअल्लाह कायदीन फैसला करेंगे, डे एंड नाइट होगा। जब तक मतलब यानी हमारे मुतालिबात हल नहीं होंगे तो वफाक के अंदर वो धरना जारी रहेगा, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर DRA का धरना जारी रहेगा। तो इससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि खालिद खुर्शीद साहब इस मामले में सोच के कोई नोटिफिकेशन जारी करें। अच्छा, वफाक से मंजूरी के बावजूद अगर DRA, आखिर वजह क्या है, सूबाई हुकूमत क्यों टाल मटोल से काम ले रही है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पैसों की आपसे डिमांड कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है। वफाक से इनको नोटिफिकेशन में ये इंडिकेट किया गया था कि जीबी गवर्नमेंट जो है अपने सोर्सेज से इस DRA को मीट करे। जब मुझे वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हाउस में बुलाया गया, वहाँ पे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आप लाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जितने मुलाजमीन हैं, 55,000 मुलाजमीन हैं, इनको देने के लिए हमारे पास पैसे मौजूद हैं, हम दे रहे हैं, लेकिन ये फाइल मनवा साहब ने रोक दी है बेबुनियाद ऑब्जेक्शन लगाकर। और उसकी ऑब्जेक्शन क्या है कि भाई इसकी एनालॉजी लाओ, जिस शोबे में मतलब मिल रहा है वो हम भी उसको बेस बनाकर दे देंगे। तो आप हजरात ने खुद भी देखा होगा, मैंने अपने स्टेटस में और उसको बाज़ाबिता कापियाँ करके सेक्रेटरी के थ्रू वो तमाम एनालॉजीज मैंने उसको उस तक पहुँचाई हैं। तो अब कोई मसला तो नहीं रहता है, पैसे भी मौजूद हैं मुलाजमीन को देने के लिए, तो अब कोई जवाब नहीं बनता है रोकने के लिए। हम इस हवाले से प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हमें ये नहीं कहा कि भाई कोई पैसों की डिमांड। अच्छा हाजी साहब, 10 जून को जो है बजट पेश होने जा रहा है, और वक्त से पहले बजट पेश होगा, उसमें यहाँ की जो दीगर सरकारी मुलाजमीन उनके तनख्वाहों में जो है वो इजाफा होगा, तो आप इसमें देखते हैं कि आप लोगों का ये DRA जो है उसमें शामिल हो जाएगा? उम्मीद है आप लोगों को? हम उम्मीद तो रखते हैं, ये चलो बजट में रखें, बजट सेशन में तनख्वाहों का मसला अलग है। ये जो DRA है ये आउट ऑफ बजट है, ये क्योंकि ये डिस्पेरिटी रिडक्शन एलो से तनख्वाहों का ताल्लुक तमाम मुलाजमीन से है, उसमें 10% बढ़ाएं या 20% बढ़ाएं, जितना बढ़ाएं, लेकिन हमारा 15% जो है ये DRA है।
ये उम्मीद करते हैं कि मतलब ये हमें देंगे। नहीं देने की सूरत में हमारे पास डरने का ऑप्शन है। हम हर सूरत में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो इसके नतीजे बहुत ही भयानक होंगे, क्योंकि मैंने 30 जून के बाद अगर 30 मई तक उन्होंने अगर दिया, नोटिफिकेशन जारी किया, तो हम उनका थैंकफुल हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। नहीं देने की सूरत में, क्योंकि अब खेल मेरे हाथ में नहीं रहेगा, ठीक है, अब मेरे हाथ से बाहर होगा, तो फिर उस वक्त 55,000 मुलाजिम जब गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर के दरवाजे के बाहर होंगे, तो वो जाने और 55,000 मुलाजमीन जाने वो संभाल सकता है। अगर उसके अंदर ये सकत है, ये उसकी मर्जी है, लेकिन हम DRS से कभी पीछे नहीं हटेंगे, अपना DRA लेकर रहेंगे। हाजी साहब, आपने आखिरी डेडलाइन भी दे दी, मुल्की सूरत भी आपके सामने है, वफाक हुकूमत रहती है या नहीं रहती है, तो इस सूरत में आप लोग जिस तरफ जा रहे हैं वो क्या हमको उसको ब्लैकमेलिंग तो नहीं समझ सकते हैं? तालिब भाई का क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। मतलब इस सूरत में आप लोग प्रोटेस्ट की तरफ जा रहे हैं, वो क्या आपका सूबे का चीफ मिनिस्टर भी सुना है आज गिरफ्तार हुआ है इस्लामाबाद में? ये कोई तस्दीक शुदा खबर नहीं है, अभी मैंने यहाँ पे पता किया कि वो गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर जो है वो बखैर वाक़ियत यहाँ पहुँचे, बखैर वाक़ियत पहुँचे। आपका सवाल का जवाब जो है मैं दे दूंगा यहाँ पे। ये मुल्की हालात जो है वो सारे आप और हम सारे के सामने हैं। वाकई मुल्क जो है क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है। अब ये लड़ाई एक को बाहर कर दिया है, वो दोबारा इक़्तिदार में आना चाहता है। जो दूसरे बाहर थे वो इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहते, तो ये उनकी जंग है, हमारी जंग नहीं। लेकिन मुल्क खुदादा तो पाकिस्तान हम सबका मुल्क है। अल्लाह इस मुल्क को कायम और दायम रखे। इसके लिए अगर हमारी जान की कुर्बानी की जरूरत है, वो भी हमारे असलाफ ने दी है, और अब भी हम अपने मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। रही बात मुल्क का क्राइसिस से गुजर, आज ही आपके इसी प्लेटफॉर्म के वसातत से इस मुल्क का जो कर्जा है IMF का, जो पहले से लिया गया है और जिसकी वजह से महंगाई हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान का हर शहरी परेशान है, भूख है, अफलास है, बेरोजगारी के बावजूद महंगाई है, ये तमाम चीजें हमारे नजरों के सामने हैं। लेकिन यहाँ अरबाब इक़्तिदार पाकिस्तान के भी और यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अरबाब इक़्तिदार हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबान से, उनसे मेरा एक सवाल है। मुल्क क्राइसिस से गुजर रहा है, और चपरासी से भी हम चंदा लेते हैं, और हमारा 21 ग्रेड तक 22 तक जितने हैं वो चंदा दे देंगे, और पाकिस्तान के खजाने को IMF से जो है छुटकारा हासिल करेंगे। अब ये जो क्राइसिस क्रिटिकल सिचुएशन है, ये हमारी वजह से नहीं बना, क्यों? हम तो गरीब मुलाजिम हैं, हम तो अपने तनख्वाह में गुजारा करते हैं। हमारे किसी उसका 35,000 है, ज्यादा से ज्यादा किसी का 80,000 रुपये तनख्वाह है। तो आप खालिद भाई ये सवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर से भी करें, यहाँ के मिनिस्टर साहिबान से भी करें कि उनके 3-3, 4-4 लाख तनख्वाहें हैं, फिर उनके मराद को आप देखें, उनके प्रोटोकॉल के ऊपर मतलब यहाँ आने वाले एक्सपेंडिचर को देखें, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि मुल्क क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा हो, खतरनाक हालात से गुजर रहा हो, तो वो अपनी तनख्वाहें जो है डोनेट कर दे। ऑलरेडी उनके अच्छे घर बने हुए हैं, उनके नौकर चाकर हैं, यहाँ बैठे हुए मुलाजिम आपको जो नजर आ रहे हैं, इनके घरों के अंदर तो चूल्हे जो है बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। ये सवाल उन्हीं से बनता है। थैंक यू। अच्छा, आखिरी सवाल है साहब होने वो ये कोई सियासी आदमी नहीं, मुलाजिम में हो जो सदर है, अब लोग सियासी बात पूछते हैं। शुक्रिया। बड़े